आईसीयू में भर्ती नेताजी की तबीयत पर हर किसी की नजर है। एबीपी गंगा भी आपको मुलायम की सेहत से जुड़ा हर एक अपडेट लगातार पहुंचा रहा है। मुलायम सिंह यादव की लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट सामने आई है, जो समर्थकों के लिए राहत भरी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में खास सुधार नहीं हो पाया है। ताजा हेल्थ बुलेटिन में राहत भरी खबर है कि उनकी हालत अब स्थिर बनी है और ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण होने लगा है। टेंशन की बात यह है कि मुलायम सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। वहीं अखिलेश समेत परिवार के तमाम लोग मुलायम को लेकर चिंता में हैं। ऐसे में तमाम दिग्गज मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम की सेहत का अपडेट ले रहे हैं और शुभचिंतकों को नेताजी की फिक्र है। देखिए, इस संघर्षशील नेता जिसने कि हम सबको संघर्ष करना सिखाया, जिसने नौजवानों से लेकर किसानों तक को संघर्ष करना सिखाया, आज वो शख्सियत अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष अकेला कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सब लोग दुआ करेंगे तो वो ये जिंदगी की। एक तरफ जहां पार्टी के नेता फिक्रमंद हैं, वहीं समर्थकों को भी नेताजी की चिंता सता रही है। गोंडा में यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने मुलायम सिंह के लिए अपनी किडनी दान करने के लिए अखिलेश को पत्र लिखा है। वहीं मऊ में प्रसिद्ध देइया माता मंदिर में कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ और पूजा पाठ शुरू कर दी है। तो उधर वाराणसी में मुलायम के एक समर्थक ने मंदिर तक दंडवत किया और नेताजी के ठीक न होने तक रोजाना दंडवत का प्रण लिया है। 2 अक्टूबर से मुलायम की ज्यादा हालत बिगड़ने के बाद देश भर में जहां प्रार्थना और दुआ की जा रही है, वहीं मेदांता के बाहर भी समर्थकों के बीच टेंशन है। सभी को नेताजी के जल्द ठीक होने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर गुरुग्राम से है। मेदांता अस्पताल से शिवपाल यादव निकले हैं। नेताजी की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है, ये शिवपाल यादव ने बताया है। तो गुरुग्राम मेदांता से वो बाहर निकले, उनसे भी वही सवाल हुआ जो सभी से होता है। और अब जानकारी मिल रही है कि नेताजी की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। तो पूरा परिवार मेदांता में डटा है। और शिवपाल यादव गुरुग्राम मेदांता से निकले तो उन्होंने ये बताया कि नेताजी की तबीयत में पहले से सुधार है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी तबीयत को देख रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेदांता अस्पताल से शिवपाल यादव निकले हैं। लगातार परिवार के सभी लोग मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं। हर दिन का हेल्थ बुलेटिन भी आ रहा है। शिवपाल यादव जब बाहर आए तो उनसे पूछा गया नेताजी की हालत के बारे में। यूपी में कुछ वक्त बाद नगर निकाय चुनाव हैं, तो उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले। ऐसे में कांग्रेस ने जनता के बीच जाने के लिए बड़ा दांव चला है। मिशन यूपी के लिए नई टीम को शपथ दिलाई है। कांग्रेस के नए योद्धाओं की शपथ, यूपी में 2024 का अग्निपथ। मिशन यूपी में जुटे धुरंधर, बसपा के वोट बैंक पर नजर। यूपी में कांग्रेस की दमदार तैयारी, 18 मंडल 7 खिलाड़ी। 2024 चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने यूपी में जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी मिशन यूपी पर काम तेज कर दिया है। पार्टी में नई जान फूंकने के साथ ही जनसमर्थन हासिल करने के लिए 7 योद्धाओं ने शपथ लेकर 2024 के अग्निपथ पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी के साथ 6 धुरंधरों को मिशन यूपी की कमान सौंपी है, जो आने वाले वक्त में निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं। बृजलाल खाबरी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ ली। आपको बता दें कि खाबरी जालौन जिले के खबड़ी गांव के रहने वाले हैं। बसपा संस्थापक काशीराम के साथ काम कर चुके हैं। 2017 चुनाव के करीब 6 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन की। 2016 में कांग्रेस का दामन थामा था। 2016 तक बहुजन समाजवादी पार्टी में थे। बुंदेलखंड में बसपा के कद्दावर नेताओं में गिनती होती थी। 1999 में बसपा के टिकट पर सांसद बने थे। जालौन गरोठा से सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 2017 में ललितपुर की महरौनी सीट से चुनाव हारे। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जालौन गरोठा सीट पर लोकसभा चुनाव हारे। 2022 में कांग्रेस के टिकट पर महरौनी से चुनाव हारे। देश में जिस तरीके की महंगाई है,
देश के अंदर जिस तरीके की बेरोजगारी है, देश के अंदर जिस तरीके का अन्याय अत्याचार है, देश के अंदर जिस तरीके का भय का वातावरण है, उन सबको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के अलावा इस प्रदेश और देश को कोई बचा नहीं सकता है, वो भी आदरणीय राहुल गांधी जी के। तो आज पूरे प्रदेश का एक एक मतदाता कांग्रेस की तरफ देख रहा है। उसने छोटे छोटे दलों को भी देखा है, उन दलों की सरकारें भी बनी हैं, लेकिन ये छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, घुटने टेक दिए हैं। केवल और केवल एक ही नेता है जो है राहुल गांधी जी हैं, जो देश हो चाहे प्रदेश हो, चाहे प्रदेशों के और वो सब जगह पर अकेले दम गलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की नई टीम मिशन में जुट गई है। माना जा रहा है कि खाबरी को यूपी की जिम्मेदारी देने के पीछे मिशन 2024 है, ताकि यूपी में बहुजन समाज पार्टी के दलित वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। इसके लिए कांग्रेस ने बीएमडी फार्मूला यानी कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कार्ड पर भरोसा दिखाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की टीम यूपी खाबरी के अलावा 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे, और इन सभी को 3-3 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई। ब्रजलाल खाबरी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रांतीय अध्यक्ष, अजय राय प्रांतीय अध्यक्ष, वीरेंद्र चौधरी प्रांतीय अध्यक्ष, नकुल दुबे प्रांतीय अध्यक्ष, अनिल यादव प्रांतीय अध्यक्ष, योगेश दीक्षित प्रांतीय अध्यक्ष। कांग्रेस ने हमेशा सबको बराबर का सम्मान दिया, बराबर की हिस्सेदारी दी। यहाँ पर 100% है। यहाँ जो चुनाव के टाइम में हम ये जुमला मार दें, ये संगुभा छोड़ दें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और हर व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का हर जिम्मेदार पदाधिकारी या कांग्रेस पार्टी का हर जिम्मेदार कार्यकर्ता, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है कि हम लोग झूठ को बेनकाब करेंगे, सच्चाई को सामने लाएंगे और इस देश को एक बार पुनः गुलामी की राह पर जाने के लिए से रोकने के लिए हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे। अगर इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़ेगा तो उसके लिए हम सदैव तैयार। अब कांग्रेस के योद्धा मिशन यूपी में जुट चुके हैं। यूपी के वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली गई है, लेकिन सवाल यह है कि मजबूत संगठनात्मक कौशल के लिए पहचान रखने वाले खाबरी कांग्रेस में नई जान फूंक पाएंगे क्या? बाहरी होने की वजह से क्या वो कांग्रेस के मूल कैडर को साथ ला पाएंगे या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सपा के गढ़ मैनपुरी में अपनी सावधान यात्रा लेकर पहुंचे। यहां ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चाहे प्रदेश हो या फिर देश, सरकार गठबंधन की ही बनेगी। अकेले सरकार बनाना किसी के बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव पर बरसते ओपी राजभर ने सपा के गढ़ से ही अखिलेश यादव के गायब हो जाने का तीखा वार किया, तो वहीं नए सियासी साथी की तलाश में घूम रहे राजभर ने कहा कि इस बार वो यूपी की 25 करोड़ जनता से गठबंधन करने के लिए घूम रहे हैं। मैनपुरी में सुभाषपा का सावधान मेला। सपा के गढ़ में राजभर का पीला खेला। ये समझ में आता था कि एक आजमगढ़ है और एक रामपुर है, दोनों गढ़ गायब हो गया। जहां से अखिलेश जी यादव जी आते हैं वहीं अखिलेश जी साफ हो गए। कहां गढ़ है उनका? मैनपुरी में सावधान यात्रा को लेकर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के आज तेवर तल्ख दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखे जुबानी हमले किए, अपनी शान में कसीदे पढ़े, तो साथ ही दावा किया कि देश हो या फिर प्रदेश, अकेले सरकार बनाना किसी के बस की बात नहीं है। ओपी राजभर ने हाल ही में संघ प्रमुख की ओर से जाति प्रथा खत्म करने को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे, तब तक किसी नेता के कहने से वो नहीं रुकने वाला है। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं, तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें। मैनपुरी में आज सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर तीखे शब्द बाण चलाते दिखाई दिए और इसमें सबसे ज्यादा उनके निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे। मैनपुरी से एबीपी गंगा के लिए अर्पित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लखनऊ में आज भाजपा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर महामंथन किया और इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी मौजूद रहे।
भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में 90% सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। निकाय चुनाव में कमल खिलाने की बड़ी तैयारी की गई है, तो वहीं भाजपा के सहयोगी दल भी नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकते दिखाई देंगे। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ी बैठक की, जिसमें चुनाव प्रबंधन, बूथ प्रबंधन, रैली, सभा और तमाम अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। इस बैठक में तमाम भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में नगर निकाय चुनावों में कमल खिलाने पर जोर दिया गया। पहले नगर निकाय चुनाव से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल 752 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। 17 नगर निगमों के मेयर का चुनाव होगा। 200 नगर पालिका परिषद का चुनाव होना है, जबकि 535 नगर पंचायतों का भी चुनाव होगा और माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव फतेह करने के लिए बड़ी तैयारी की है। भाजपा का लक्ष्य है नगर निकाय चुनाव में 90% सीटें जीती जाएं। इसके लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को भी निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे क्या जिम्मेदारी मिली है वो जान लीजिए। गाजियाबाद की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को मिली है, जबकि मेरठ की पंकज सिंह को, सहारनपुर की जिम्मेदारी असीम अरुण को दी गई है। मुरादाबाद की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम खंडेलवाल को सौंपी है। मथुरा वृंदावन की जिम्मेदारी राम नरेश अग्निहोत्री को दी गई है, जबकि आगरा नगर निगम की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। फिरोजाबाद की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह को सौंपी गई है, तो वहीं अलीगढ़ के लिए जयवीर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। शाहजहांपुर की जिम्मेदारी कपिल देव अग्रवाल संभाल रहे हैं। बरेली की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण चौधरी को सौंपी गई है। कानपुर की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह संभाल रहे हैं। झांसी में बेबी रानी मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो लखनऊ की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना को दी गई है। अयोध्या की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही को सौंपी गई है। वहीं प्रयागराज में जितिन प्रसाद, वाराणसी में केशव प्रसाद मौर्य और गोरखपुर की जिम्मेदारी अरुण सक्सेना को सौंपी गई है। कानपुर क्षेत्र की और अवध क्षेत्र की बैठक हम लोगों ने की है। अगले चरण में पश्चिम ब्रज की बैठक है, उसके बाद फिर गोरखपुर और काशी की बैठक है। 6 वो बैठ के हमें 3 पार्टों में करनी है। तो जो काम चुनाव से पहले संगठन को करने हैं, हम लोगों को वो कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये चुनौती होती है कि बेहतर करना है। तो हम लोग पिछली बार 14 नगर निगम जीते थे, 16 में से 2 हार गए थे, 1 नया बना है। तो हमारी चुनौती उससे बेहतर करने की, और हम पिछले चुनावों से बेहतर करें। भाजपा के सहयोगी दल भी नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकते दिखाई देंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का दावा है कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव में भी मैदान में उतरेगी, जिसमें भाजपा के साथ उनकी पार्टी का तालमेल जारी रहेगा। साथ ही वो अपनी पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों के नाम भाजपा नेतृत्व को भेजकर कुछ सीटें छोड़ने की पेशकश करेंगे। और निश्चित रूप से पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, कार्यकर्ता इसीलिए रहते हैं चुनाव लड़ना। उसका इस्तेमाल भी हुआ। 2017 में 1 सीट थी। 2000 आपने देखा जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ, सपा बसपा एक हो गए 2019 में। फिर भी आपने देखा ऐतिहासिक जीत दिया, 2022 में दिया। तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए बनता है और चुनाव लड़ने की तैयारी में अब जो भी कार्यकर्ता उस लायक होगा, कहीं गणित ठीक होगी, जीतने लायक है, वो उसकी तैयारी है, तो ऐसे लोगों को आवेदन लिए जा रहे हैं और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी उनको दे देंगे, जांच करेंगे, जैसा निर्णय लेंगे उस हिसाब से। इसके साथ ही डॉक्टर संजय निषाद ने ओपी राजभर के भाजपा के साथ आने के सवाल पर तो पल्ला झाड़ दिया, लेकिन राजभर से निकाय चुनाव और फिर 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा गठबंधन को फायदा होगा या नहीं, इस पर क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके जब यहाँ मोदी जी योगी जी खुद हों, वो खुद तो उनके नेतृत्व में हम लोग उनके बारे में उनके निर्णय में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए जो भी आए मजबूती होता, किसी के आने से नुकसान तो होता नहीं, फायदा होता। तो ऐसे में हम कहाँ कह सकते हैं कि नया में हम लोग तो सबका स्वागत करते हैं। हम लोग तो देखे होंगे कि निषाद राज की सेना, भगवान राम की सेना, उस जमाने में कौन कौन से लोग थे, सभी लोग सेना में। तो ये हम लोगों ने सेना बनाई, एनडीए एक सेना है। नवंबर या दिसंबर में निकाय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादातर मतदाताओं तक पहुंचने का भाजपा का लक्ष्य है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कमल खिलाने का प्लान है। नगर निकाय की हर सीट पर जीत के लिए खास रणनीति भी बनाई गई है, जो कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
सत्याग्रह में अब बात लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की करते हैं, जिसको लेकर भाजपा और सपा ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यहां भाजपा ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को टिकट दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कांग्रेस और बसपा ने पत्ते नहीं खोले। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। जहां भाजपा ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने विनय तिवारी को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवम्बर को वोट डाले जाने हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए अमन गिरी पर दांव खेला है। आपको अमन गिरी के बारे में जानकारी दे देते हैं। अमन गिरी दिवंगत भाजपा विधायक अरविंद गिरी के बेटे हैं। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अमन गिरी ने पिता की चुनावी कमान संभाली थी। विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय रहे थे। अब सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बारे में भी आप जान लीजिए। विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। 2012 में विनय तिवारी ने पहला चुनाव जीता था। 2012 के बाद से उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता। 2017 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। 2022 में भी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 और 2022 में विनय तिवारी को अरविंद गिरी से हार का सामना करना पड़ा था। अब सपा के विनय तिवारी के सामने भाजपा के अमन गिरी मैदान में है। ऐसे में अमन गिरी के कंधे पर अपने पिता की सियासी विरासत को बचाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है, वो भी जान लीजिए। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। 6 सितंबर को अरविंद गिरी का निधन हुआ था। हार्ट अटैक से 64 साल की उम्र में अरविंद गिरी का निधन हुआ। अरविंद गिरी 1996, 2002, 2007 में हैदराबाद सीट से सपा विधायक बने। 2017 और 2022 में भाजपा के टिकट पर गोला गोकर्णनाथ से चुनाव जीते थे। हालांकि अभी बसपा और कांग्रेस ने गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में चुनावी जंग काफी दिलचस्प होगी। इस विधानसभा सीट का सियासी समीकरण भी आपको बता देते हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में कुल मतदाता 3,91,426 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,06,520 है। वहीं महिला मतदाता 1,84,881 है, जबकि अन्य मतदाता 25 हैं। मतदान बूथ 441 हैं, जिसमें संवेदनशील बूथ 56 हैं। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 3 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जबकि 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 15 अक्टूबर से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 अक्टूबर को नाम वापसी की तारीख है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी उत्तराखंड में भी मुसीबत का दौर है। राहत के वक्त में बेहिसाब आफत ने बर्बादी ला दी है। इस जोरदार आफत के सामने हर कोई बेबस है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अगले कुछ घंटों में आने वाली है। आसमानी आफत का यू टर्न। पूरब से पश्चिम तक सैलाब रिटर्न। मौसम से घमासान, जिंदगी हल्कान। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह आफत बेहिसाब है। सैलाब से संकट है। कहीं भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो कहीं जल जमाव से जिंदगी ठप हो गई है। आफत कितनी जोरदार है, वो आप इन तस्वीरों से समझिए। एटा में घर की छत गिरी और मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं बरेली में घर से निकलना मुश्किल हो गया। आबादी वाले इलाकों में भी जीना दुश्वार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मणिनाथ इलाके में, और मणिनाथ इलाके में आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको जल भराव ही दिखाई देगा। नगर निगम की पूरी तरीके से ये पोल खुलती हुई नज़र आ रही है।
सीतापुर का हाल देखिए, घाघरा के जलस्तर ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात हैं। बेबसी पीलीभीत में भी है, जगह जगह स्विमिंग पूल बन चुके हैं, गाड़ियां डूब चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, आवागमन बाधित है और किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीलीभीत के स्टेशन रोड पर और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, पूरी तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हैं। नगर पालिका प्रशासन की पोल सफाई व्यवस्था की खुलती नजर आ रही है। इस प्रचंड आफत ने जिंदगी को जल बंधक बना दिया है। बलरामपुर में बाढ़ से तबाही हो रही है, लोग पलायन को मजबूर हैं। कई गांवों में राप्ती में आई बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। बांदा में भी लोग बेबस हैं, कई इलाके जलमग्न हैं, सड़क से लेकर घरों में भी पानी घुस गया है। आफत की मार शहरी क्षेत्रों में भी पड़ रही है। गाजियाबाद में सड़कों पर गड्ढों ने मुश्किल बढ़ा दी है। जो हाल है वह आपके सामने है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ रोड पर, जहां पर बारिश के बाद सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिसके बाद कार चालकों को, बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि अक्टूबर में आफत बरस रही है, जबकि मानसून की विदाई का वक्त हो चुका है। आपको बता दें, यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 11 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी दी गई है। कल भी यूपी में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 10 और 11 अक्टूबर को फिर से भयंकर बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिमी यूपी में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान से 743% ज्यादा बरसा है पानी। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। बाढ़ की वजह से घरों में पानी घुस गया है। बेमौसम बरसात से बुरा हाल है। मौसम का ब्रेक फेल होने से पारा भी गिरने लगा है। यूपी से उत्तराखंड तक सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरों से आप सैलाब के संकट का अंदाजा लगा सकते हैं। ना पहाड़ पर राहत है, ना मैदान में मुसीबत कम है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। किसानों के लिए ये बरसात किसी आपदा से कम नहीं। अक्टूबर में ये बारिश किसानों पर कितनी भारी पड़ी है वो जान लीजिए। धान, आलू, ज्वार और बाजरा की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उड़द, मूंग, तिल और करेला को भी नुकसान हुआ है। साथ ही लौकी, टिंडा और खीरा की फसलें भी इस बारिश की भेंट चढ़ गई हैं। अगर ये फसल बर्बाद हुई तो फिर पैदावार कम होने की वजह से महंगाई का झटका लगना भी तय है। कुल मिलाकर ये बेमौसम बरसात चौतरफा संकट खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्टूबर में आसमानी आफत से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में सरयू नदी की धार तेज हो गई। नतीजा ये हुआ कि नदी किनारे बसे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। बाराबंकी में कई जगह कटान की जद में घर आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में बह गई। सैलाब ने लोगों से उनके आशियाने को छीन लिया है। बाराबंकी में बारिश बेरहम, गांव वालों पर आफत बनकर टूटी सरयू नदी। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में बह गई। नदी किनारे की झोपड़ियां सरयू में समा गई। नदी के तांडव से गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कटान की ये तस्वीरें सिरौली गोसपुर तहसील के तेलबारी गांव की है। सरयू नदी किनारे बसे ग्रामीण अपना आशियाना बचाने की कोशिश में जुटे हैं। एक और नदी मिट्टी काटकर घरों को पानी में मिला रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण जो कुछ भी बच पाए उसे बचाने में जुटे हैं। लेकिन सरयू नदी के प्रहार के आगे ना तो इनकी झोपड़ियां बची और ना ही मिट्टी के चूल्हे। घरों के पास मौजूद पेड़ भी पानी में समा गए। हर साल प्रशासन कटान रोकने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश ने न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नदी में झोपड़ियों के समा जाने से मुसीबत और बढ़ गई है। बाराबंकी से एबीपी गंगा के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।